जय हिंद दोस्तों। हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्न श्रृंखला जो प्रारंभ किए हैं इसे आगे बढ़ाते हैं और इस सेशन में हम लोग आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया के इम्पॉर्टेंट टॉपिक गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वायसराय से संबंधित सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। ओके, तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड ऑप्शन डी कह रहा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका सही आंसर होगा बी सी राजगोपालाचारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं और फिर आपको हम समझा भी देंगे अच्छे से। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के नाम से भी इन्हें सी राजगोपालाचारी का पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ओके, अथवा राजा जी के नाम से भी जाने जाते थे। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के सेकेंड यानी द्वितीय गवर्नर जनरल थे, एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो दो तरह से आपसे प्रश्न पूछता है कि अब प्रथम भारतीय थे और जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, द्वितीय गवर्नर जनरल थे। ओके, तो प्रथम कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड माउंटबेटन थे और उनके बाद यह सी राजगोपालाचारी गवर्नर नियुक्त हुए। ओके, इसलिए इन्हें द्वितीय गवर्नर जनरल कहा जाता है। लेकिन आगे कह रहा है प्रथम भारतीय, तो भारत का ये प्रथम थे। ओके, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन तो अंग्रेज थे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, तो आपसे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी को टिक करना है। वे दक्षिण भारत में कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में मद्रास प्रांत के प्रधानमंत्री चुने गए थे। ओके, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इसको भी हम लोग डिस्कशन कर लिए कि भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ, 1947 में आज़ाद हो गया 15 अगस्त, तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन जो वायसराय थे, वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। अब वह गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त हुए और जब यह 48 में लॉर्ड माउंटबेटन चले गए तो सी राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त कर दिया गया। तो इस प्रकार यह दूसरे गवर्नर जनरल हुए, लेकिन भारत के प्रथम थे। ओके, इसलिए प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यह भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए कर रहा है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड जानसोर, ऑप्शन डी कर रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर होगा बी वारेन हेस्टिंग। अब यहाँ बंगाल का गवर्नर जनरल, ओके, प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर नहीं करा है, गवर्नर जनरल, इसलिए वारेन हेस्टिंग होगा। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ पर ध्यान रखना है, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया। और इसके पहले 1773 के पहले जो बंगाल के गवर्नर नियुक्त होते थे उन्हें गवर्नर जनरल नहीं कहा जाता था, उन्हें ओनली गवर्नर कहा जाता था। ओके, लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत गवर्नर के पद को बढ़ा दिया गया और उसे गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसलिए ये प्रश्न जो पूछा है गवर्नर जनरल पूछा है, तो इसका सही आंसर वारेन हेस्टिंग होगा। आगे कह रहे हैं उसने 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की और सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। कौन? वारेन हेस्टिंग। ओके, द्वैध शासन को इसने समाप्त भी किया था और द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लाया गया था और क्लाइव प्रथम बंगाल का गवर्नर भी था, यह ध्यान रखना है। और इसने सरकारी खजाने यानी ब्रिटिश खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद जो पहले था उसे कलकत्ता ला दिया। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3, सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए कर रहा है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग एंड ऑप्शन डी कर रहा है लॉर्ड मेयो।
इसका सही आंसर होगा ए, लॉर्ड कर्जन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। उपर्युक्त वायसरायों में सबसे अधिक समय तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा। यह भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था। इसी के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ध्यान रखना है, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ तो भारत का वायसराय कौन था। तो भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे उन्हीं के समय में। और लॉर्ड कर्जन के समय में और क्या हुआ, सिंचाई आयोग तथा पुलिस आयोग का भी गठन किया गया था। रेलवे का सर्वाधिक विकास इन्हीं के शासनकाल में हुआ। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के समय में। भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाला वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। ओके, और लॉर्ड लिनलिथगो कब से कब तक था उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो 1936 से 43 तक था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए है 1858 में, ऑप्शन बी 1876 में, ऑप्शन सी कर 1877 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी 1885 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ए, 1858 ईस्वी में। ओके, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि 1857 के विद्रोह के पश्चात महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1858 ईस्वी में घोषित किया गया। यानी 1858 का मतलब 1857 की जो क्रांति हुई थी, ओके, 1857 की क्रांति के पश्चात जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसे समाप्त कर दिया गया और भारत में साम्राज्ञी यानी महारानी विक्टोरिया उस समय थी साम्राज्ञी, और उनके शासनकाल की घोषणा कर दी गई। तो भारत की साम्राज्ञी 1858 में घोषित किया गया। 1 जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें कैसर ए हिंद यानी इम्परर ऑफ इंडिया, कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। इसमें साम्राज्ञी द्वारा घोषणा की गई थी कि स्थानीय राजाओं के अधिकारों, गौरव तथा सम्मान को वह अपने सम्मान के बराबर ही मानती हैं। ओके, क्योंकि 1857 के विद्रोह से भारतीय नाराज थे, इसलिए महारानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। उसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड बेवेल एंड ऑप्शन डी क्लीमेंट एटली। इसका सही आंसर होगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। उनके शासनकाल में 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री एटली, पूरा नाम क्लीमेंट एटली था, द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। 15 जुलाई को वह बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को, ध्यान रखना है, 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पास किया गया और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 2 स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, या भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्रों का गठन हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? ऑप्शन ए कह रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड बर्नहम ने और ऑप्शन डी कह रहा है सर हरकोर्ट बटलर ने। इसका सही आंसर होगा बी, लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। ओके, 1857 का विद्रोह कहाँ पर? इलाहाबाद में। इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। 1 नवंबर 1858 को कब पढ़ा गया? 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। इस घोषणा पत्र के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी गई।
राजाओं को उनके उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी गई तथा लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई गई। क्योंकि 1857 में जो विद्रोह हुआ था, इन्हीं कारणों से विद्रोह हुआ था कि उत्तराधिकार यानी गोद लेने की प्रथा पर रोक लगा दिया गया था। ब्रिटिश सरकार अपना साम्राज्य विस्तार कर रही थी, ओके, और भारतीयों के धार्मिक मामलों में भी इंटरफेयर या हस्तक्षेप किया जाता था। जैसे एग्जाम्पल सती प्रथा। तो सती प्रथा भारतीयों का मानना था कि ये गॉड गिफ्टेड है, ये धार्मिक हमारे यहाँ नियम है भारत में, और ब्रिटिश सरकार विलियम बेंटिंग के समय में इसे बंद कर दिया गया, यानी एक अंग्रेज ने बंद कर दिया, तो इसलिए भारतीय विरोध किए। इस प्रकार कंपनी का शासन कब समाप्त कर दिया गया? 1 नवंबर 1858 को, ओके। और इस महारानी के घोषणा पत्र के साथ ही, और कि कौन पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग पढ़े थे, वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे उस समय। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है गाजीपुर, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी वाराणसी एंड ऑप्शन डी गोरखपुर। इसका सही आंसर ये होगा गाजीपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में अस्थायी बंदोबस्त, पुलिस व्यवस्था एवं सिविल सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। उसने राजस्व एवं न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई। यहीं पर उसकी कब्र है, ओके। तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? या 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी को हुई थी। कहाँ पर? गाजीपुर में हुई थी। और उसी जगह लॉर्ड कॉर्नवालिस को दफना दिया गया, यानी इनकी कब्र भी उसी जगह है। कॉर्नवालिस लॉर्ड के नाम से फेमस है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पूर्वी रेलवे, ऑप्शन बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ऑप्शन सी कह रहा है मद्रास रेलवे, ऑप्शन डी है अवध तिरहुत रेलवे। इसका सही आंसर होगा बी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ओके। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन, जिसे आधुनिक नाम इसका शिवाजी टर्मिनल पड़ गया है, तो बोरी बंदर स्टेशन से थाने के मध्य चलाई गई, ओके। तो कहाँ से कहाँ चली? बोरी बंदर से थाने के मध्य चली थी। इस रेल यात्रा का प्रारंभ एवं प्रबंधन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। रेलों के निर्माण और विकास के लिए निजी कंपनियों को मुफ्त भूमि दी गई और उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर 5% ब्याज दिया गया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी के कार्यकाल में भारत में रेलवे, विद्युत तार और डाक सुधार जैसे कार्य किए गए। यानी यहाँ पर प्रश्न यह है कि भारत में जो प्रथम रेल चलाई गई थी, तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी के समय चलाई गई थी, ओके। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने सन भी देखा, तो सन यहाँ पर 53 है, 16 अप्रैल 53। तो इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि इनका शासनकाल कब से कब है यहाँ पर दिया भी है, 1848 से 1856 तक था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? ओके। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड बेलेजली एंड ऑप्शन डी का रहा है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ओके। इसका सही आंसर होगा सी, लॉर्ड बेलेजली। एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं हम लोग, नॉलेजेबल है। लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा।
भारत में सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेजली द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिशों के प्रभुत्व को स्थापित करना था। वेलेजली ने 1799 ईस्वी में मेहंदी हसन को, 1800 ईस्वी में जॉन मैल्कम को बहुमूल्य उपहार के साथ ईरान के शाह के दरबार में भेजा। 1800 ईस्वी में नेपोलियन के आक्रमण को रोकने के लिए जनरल बेयर्ड के अधीन एक सेना मिस्र भेजी गई, किंतु इससे पूर्व ही नेपोलियन आत्मसमर्पण कर दिया। ओके, अब इसके पूर्व ही सेना भेजी गई, लेकिन इसके पहले ही नेपोलियन आत्मसमर्पण कर चुका था, अतः यह सेना वापस लौट आई। ओके, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10, किस वायसराय की हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई? यानी जब वे भ्रमण पर थे तो एक दंडित अपराधी द्वारा की गई। ऑप्शन ए है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी कर रहा है लॉर्ड मेयो एंड ऑप्शन डी कर रहा है लॉर्ड मिंटो। इसका सही आंसर होगा सी, लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन कह रहा है लॉर्ड मेयो एकमात्र ऐसा वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के दौरान एक अफगानी व्यक्ति शेर अली द्वारा 1872 ईस्वी में अंडमान निकोबार में की गई। इसके कार्यकाल में कृषि विभाग 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना की गई। कब की गई? 1872 में। एवं भारत की प्रथम जनगणना 1872 में ही शुरुआत हुई थी। तो भारत की प्रथम जनगणना की भी शुरुआत इसी के शासनकाल में हुई थी और कृषि विभाग भी इसी के समय स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी कह रहा है लॉर्ड वेलेजली एंड ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर होगा बी, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सुगौली की संधि 1816 ईस्वी, यानी सुगौली की संधि हुई। कब हुई? 1816 ईस्वी में हुई। और नेपाल के द्वारा इस संधि के अनुसार गढ़वाल, कुमायूं, शिमला, रानीखेत एवं नैनीताल आदि क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए गए। इसका सबसे बड़ा लाभ गोरखों का अंग्रेजी सेना में भर्ती होना था। तो सबसे बड़ा लाभ क्या मिला कि गोरखा जो लोग थे अंग्रेजी सेना में भर्ती किए गए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, कह रहा किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन सी कह रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी कह रहा है सर जॉन शोर। इसका सही आंसर होगा बी, लॉर्ड एलनबरो ओके ने दास प्रथा को भारत में समाप्त किया। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने 1843 ईस्वी के एक्ट यानी सेक्शन 5 के द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इसके कार्यकाल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल भी कहा जाता है। इसके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। तो इसी के शासनकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध भी समाप्त हुआ था। इसका शासनकाल 1842 से 44 तक था और 1843 ईस्वी में अधिनियम यानी एक्ट 5 के द्वारा भारत में दास प्रथा का इरेडिकेट कर दिया, यानी उन्मूलन कर दिया, यानी समाप्त कर दिया। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है सर जॉन शोर से, ऑप्शन बी कह रहा है लॉर्ड वेलेजली से, ऑप्शन सी कह रहा है लॉर्ड हेस्टिंग्स से और ऑप्शन डी कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस से। इसका सही आंसर होगा सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स से। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 ईस्वी के कार्यकाल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध ओके आरंभ हुआ और यह कब तक चला? 1817 से 1818 ईस्वी तक। इस युद्ध में पूना के अंग्रेज
रेजिडेंट एल्फिंस्टन ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को मराठों के पद की प्रधानता त्यागने पर विवश कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 13 जून 1817 को पूना की संधि हुई तथा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के समीप बिठूर भेज दिया गया। ओके, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। इनको कहाँ पर निर्वासित कर दिया गया? बिठूर में, कानपुर के पास है, तो यह इंपॉर्टेंट है। ओके, और उस समय रेजिडेंट कौन था? तो एल्फिंस्टन थे। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय तथा अंतिम था आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है निम्नलिखित में से अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? यह प्रश्न यानी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स आउटरम, ऑप्शन बी का रहा है W.H. स्लीमैन, ऑप्शन सी का रहा है बिशप आर हेवर और ऑप्शन डी है जनरल लो। इसका सही आंसर होगा ए, जेम्स आउटरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। जेम्स आउटरम 1854 ईस्वी में अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। 1856 ईस्वी में अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर किया गया। इस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। ओके, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया था। तो यह भी प्रश्न यानी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह के समय विद्रोहियों के द्वारा कौन रेजिडेंट मारा गया? तो हेनरी लॉरेंस मारा गया था विद्रोहियों के हाथ। ओके, तो यह और अवध को कुशासन के आरोप में मिलाया गया था। मिलाने वाला कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ओके, तो यह भी आप लोग जानते रहिएगा क्योंकि यहाँ पर प्रश्न हम लोगों ने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अवध ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ तो विलय के समय रेजिडेंट कौन था? जेम्स आउटरम थे। और यहाँ पर ध्यान रखना है गवर्नर जनरल कौन रहेंगे? तो लॉर्ड डलहौजी रहेंगे। दोनों तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाता है क्योंकि 1856 में इसका विलय हुआ है कुशासन के आधार पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ओके, यह किया गया ऑप्शन ए है जॉर्ज बार्लो द्वारा, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन द्वारा, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन द्वारा एंड ऑप्शन डी करा लॉर्ड लिटन द्वारा। इसका सही आंसर होगा बी, लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आगे एक्सप्लेन को हम लोग देख लेते हैं। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 तक इनका शासनकाल था। ओके, 4 वर्षों तक। भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल था। इसके अनेक सुधारात्मक कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन था। ओके, 1882 ईस्वी में जिसकी शुरुआत हुई थी इन्हीं के समय में। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड बनाए गए तथा जिलों में तहसील बोर्ड, जिला उपविभाग बनाए जाने की योजना बनाई गई। नगरों में नगर पालिका का गठन किया गया और इन संस्थाओं में गैर सरकारी सदस्यों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की गई। ओके, तो स्थानीय स्वशासन का से तात्पर्य यही है कि जिलों में तहसील बोर्ड, जिला उपविभाग बनाने की योजना बनाई गई और नगरों में नगर पालिका का गठन किया गया। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन एंड ऑप्शन सी का रहा विलियम बेंटिंग एंड ऑप्शन डी का रहा लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर होगा सी, विलियम बेंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 ईस्वी तक यह इस पद पर बने रहे। ओके, इसने 1829 ईस्वी में धारा 17 यानी सेक्शन 17 द्वारा विधवाओं के सती होने को प्रतिबंधित कर दिया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था, तत्पश्चात इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। पहले 1829 में पारित किया गया यह अधिनियम धारा 17 के अंतर्गत ओके तो सती होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो सबसे पहले
इस कानून का प्रभाव यानी इस कानून को बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और फिर 1830 में अगले वर्ष इसे पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में लागू कर दिया गया। ओके, और इस प्रथा का भारतीयों द्वारा विरोध किया गया था क्योंकि भारतीय लोग इसे धार्मिक यानी गॉड गिफ्टेड मानते थे, यानी अपने धार्मिक नियम के अंतर्गत इसे माना जाता था, क्योंकि यह मोक्ष का एक मार्ग बताया गया था कि पति के मृत्यु के बाद पत्नी उसके चिता के साथ सती हो जाती है तो उसे मुक्ति मिल जाती थी, यानी मोक्ष मिल जाता था या स्वर्ग में वो चली जाएगी। तो इस प्रकार यह धर्म से जोड़ दिया गया था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? ऑप्शन ए हैदराबाद का निजाम, ये तो किए थे। इंदौर के होलकर ने, ये नहीं किए थे, ध्यान रखना है। जोधपुर के राजपूत ने, यह भी किए थे। मैसूर के शासक ने, ये भी किए थे। ओके, इसका सही आंसर कह रहा है कौन नहीं की थी, तो बी इसका सही आंसर नहीं होगा, इंदौर के होलकर द्वारा नहीं किया गया था। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। लॉर्ड बेलेजली कंपनी को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था। इसकी यह साम्राज्यवादी योजना सहायक संधि के रूप में सामने आई। इसके अंतर्गत जिन रियासतों से संधि की जाती थी वे रियासतें ब्रिटिश मध्यस्थता के बिना अपनी विदेश एवं सैन्य नीति का संचालन नहीं कर सकती थी। इंदौर के होलकर द्वारा सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई। ओके, तो यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 कह रहा है ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन कह रहा है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी कह रहा है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए सी होना चाहिए, ध्यान रखना है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। ओके, तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के समय में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई और दिसंबर 1911 में घोषणा की गई और 1912 में राजधानी को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो यह इम्पॉर्टेंट है। और 1912 से 1947 तक राजधानी दिल्ली रही और ब्रिटिश सरकार के बाद भी राजधानी आज भी भारत की राजधानी दिल्ली ही है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग 1910 ईस्वी में भारत के वायसराय बने। हार्डिंग के समय में 1911 में जॉर्ज पंचम के आगमन पर यानी भारत आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसी आयोजन के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ओके, जो 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था, इस 1911 में इस दिल्ली दरबार में एक घोषणा के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? 1911 में। और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो 1911 के घोषणा के द्वारा 1912 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 कह रहा है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन सी कह रहा है लॉर्ड कर्जन एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर होगा सी, लॉर्ड कर्जन के समय में। बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है या बार बार पूछा जाता है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। कर लॉर्ड कर्जन ने अपने शासनकाल में वर्ष 1899 ईस्वी में सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग, वर्ष 1901 में सर कॉलिन मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग तथा 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया। इसी के शासनकाल में सहकारी उदार समिति अधिनियम 1902 पारित किया गया तथा वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन। तो इतने कार्य हुए हैं, ध्यान रखना है कि सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। ओके, और इसी के समय में मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का भी गठन किया गया था। तो यह बंगाल विभाजन भी इन्हीं के समय में किया गया था। तो यह इम्पॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न संख्या 20 कह रहा है 1802 ईस्वी की बसीन की संधि ट्रीटी ऑफ बेसिन पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे। ओके, यानी बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके किसके बीच हुए थे या मध्य हुए थे। ऑप्शन ए कह रहा है अंग्रेजों तथा बाजीराव प्रथम के मध्य। ऑप्शन बी है अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। ऑप्शन सी कह रहा है फ्रांसीसियों तथा बाजीराव प्रथम के मध्य। ऑप्शन डी है डचों तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। इसका सही आंसर बी होगा, अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को बसीन की संधि संपन्न हुई। इस सहायक संधि के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंट रखना एवं 26 लाख रुपए अंग्रेजों को देना स्वीकार किया गया। तो यह इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन नंबर 21 बंगाल में द्विशासन प्रणाली जिसे द्वैध शासन कहते हैं किसके द्वारा लागू की गई। ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग। ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन डी कह रहा है लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर होगा सी रॉबर्ट क्लाइव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन पद्धति को या द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम से हुई संधि के तहत कंपनी को 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। यहीं से बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई। इसके अंतर्गत कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। द्वैध शासन का जनक लियोनेल कर्टिस को माना जाता है। ओके, तो यहाँ पर भी ध्यान देना है कि जनक कौन था, यानी द्वैध शासन का, तो लियोनेल कर्टिस था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम से हुई संधि के तहत कंपनी को 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, यह भी आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब मिली। 1765 ईस्वी में मिली। इस बात को ध्यान रखना है। और यहीं से और बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कब हुई। 1765 से। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 क्वेश्चन नंबर 22 बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। ऑप्शन ए है बेलेजली। ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड ऑप्शन डी का रहा है सर जॉर्ज बार्लो। इसका सही आंसर होगा डी। ओके, बेल्लोर में जो हुआ था उस समय जो गवर्नर जनरल थे सर जॉर्ज बार्लो थे। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। नॉलेजेबल है। बेल्लोर का विद्रोह 1806 ईस्वी में गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो के कार्यकाल में हुआ। यह भारतीय सैनिकों का प्रथम धार्मिक विद्रोह था। इस समय बेल्लोर का शासक लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी शासक से तात्पर्य है वहाँ का गवर्नर था, विलियम बेंटिंग था। भारतीय सैनिकों ने एक विशेष प्रकार की पगड़ी पहनने, दाढ़ी मुड़वाने तथा तिलक न लगाने के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो बेल्लोर में विद्रोह भी आपसे पूछ दिया जाता है। तो 1806 में हुआ था, ध्यान रखना है। और वहाँ का बेल्लोर का शासक उस समय कौन था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 क्वेश्चन नंबर 23 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। ऑप्शन ए है कोतवाल। ऑप्शन बी दरोगा। ऑप्शन सी है अमला और ऑप्शन डी जमींदार। इसका सही आंसर होगा बी दरोगा। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दरोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। इसकी नियुक्ति एवं इसका पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। वर्ष 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर दरोगा की नियुक्ति की गई थी। ओके, तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जमींदारों को
उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर दिया, उनके स्थान पर दरोगा की नियुक्ति कर दी गई। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24, कर ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? ऑप्शन ए डफरिन के समय में, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी यानी डलहौजी के समय में, ऑप्शन सी कर रहे हैं लिटन के समय में, ऑप्शन डी कर्जन के समय में। इसका सही आंसर होगा ए डफरिन के समय में। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, तो यह इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी चार्ल्स मेटकाफ और ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। इसका सही आंसर होगा डी, लॉर्ड मेयो के समय में वित्तीय केंद्रीकरण का प्रारंभ हुआ। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। भारत में वित्तीय केंद्रीकरण वर्ष 1870 में लॉर्ड मेयो ने किया था। इसने प्रांतीय सरकारों को अपने स्थानीय वित्त और कार्यों के प्रबंध के लिए विकेंद्रीकरण की नीति के साथ स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए जिम्मेदार बनाने का पहला व्यवस्थित प्रयास किया तथा उन्होंने प्रांतीय सरकारों को अपने बजट को संतुलित करने के लिए स्थानीय कराधान का सहारा लेने के लिए अधिकृत किया। तो यह इंपॉर्टेंट है, किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। और कब? 1870 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी कह रहा है लॉर्ड कैनिंग एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड रिफन। इसका सही आंसर होगा डी, लॉर्ड रिफन। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है? रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव यानी 1882 ईस्वी में। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य पर तथा आय के साधन दिए गए। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव 1882 में रिपन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 27, क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित को हम लोगों को लाना है। कर रहा है ऑप्शन ए कर रहा है लॉर्ड एलनबरो, अवध का विलय। नहीं, अवध का विलय इनके समय में नहीं हुआ है। अवध का विलय तो डलहौजी के समय में हुआ है। ओके, और बी कह रहा है तो इसलिए गलत हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी सिंध विलय, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। एलनबरो के समय में हुआ है सिंध का विलय। ऑप्शन सी कर रहा है लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यह सही है, ध्यान रखना है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इनके समय में हुआ। इस प्रकार सही आंसर सी होगा। डी कर रहा है सर जॉन शोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह भी गलत है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है? अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, लॉर्ड एलनबरो के समय में सिंध का ब्रिटिश राज्य में विलय कर दिया गया। ओके, लॉर्ड डलहौजी के समय में अवध को कुशासन के आधार पर विलय कर लिया गया। इसके बाद लॉर्ड वेलेजली के समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध यानी 1817 और 18 में हुआ था, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ओके, तो इस सेशन के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोगों ने देखा। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। और फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले भाग में।